नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अप्रैल सन 2026। आज 22 अप्रैल है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। आज 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेना है। यानी साल 2026 में इस दिन की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह रखा गया है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में येलो अलर्ट जारी, अगले 5 दिन गर्मी व लू के थपेड़ों के लिए रहे तैयार, पारा 44 डिग्री पहुंचने के आसार। हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त सफर के लिए मिलने लगे हैप्पी कार्ड, बस करना होगा ये काम। गोहाना मंडी में धीमी लिफ्टिंग पर सोनीपत डीसी सख्त, ठेकेदार को नोटिस जारी किया, गाड़ियों की कमी पर कार्रवाई। हरियाणा में इन लोगों की संपत्ति जल्द होगी नीलाम, मिला है 15 दिनों का अल्टीमेटम। रेवाड़ी धारूहेड़ा में पहले दिन नहीं हुआ कोई नामांकन, इंतजार करते रहे अधिकारी, भाजपा ने नहीं किया कैंडिडेट का ऐलान, 10 को है मतदान। हुड्डा ने हादसे में गेहूं खरीद व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले लिफ्टिंग की व्यवस्था सही नहीं, किसानों को भुगतान में हो रही है देरी। आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, बोली ऑनलाइन काम का दबाव बढ़ाया जा रहा, 9 मई को स्वास्थ्य मंत्री आवास का करेंगे घेराव। महेंद्रगढ़ में 3 मई को होगी नीट यूजी की परीक्षा, सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक व्यवस्था चाक चौबंद रखने के आदेश जारी। 22 अप्रैल यानी आज जींद में लगने जा रहा है जॉब फेयर, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, बीजेपी की लिस्ट का है इंतजार। राकेश टिकैत की अपील पर 13 दिन बाद किसानों का धरना समाप्त, अब चंडीगढ़ में होने जा रही है पंचायत की तैयारी। और हरियाणा में अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास, रोडवेज बसों की तरह ही देना होगा मुफ्त यात्रा का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तीखी धूप और गर्म हवाओं की वजह से भीषण गर्मी के संकेत मिलने लगे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 42.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो कि पिछले दिन के मुकाबले तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। राज्य में कुछ हिस्सों में लू दर्ज की गई है। 4 दिन फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन की चेतावनी जारी करते हुए कहा, चारों दिन हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं आज यानी 22 और कल 23 अप्रैल को पारा 43 डिग्री के पार पहुंच सकता है। 24 अप्रैल को भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लू की स्थिति न केवल दोपहर में बल्कि देर शाम तक बनी रहेगी। हालांकि 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही लू पर भी रोक लगने की संभावना जताई गई है। हरियाणा परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त सफर की बाट जो रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश में हैप्पी कार्ड योजना के तहत पात्र लोगों को रोडवेज बसों में मुफ्त यानी फ्री सफर का लाभ मिलता है। पिछले कुछ सालों से नए हैप्पी कार्ड बनना बंद हो गए थे, जिससे लोग मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने से वंचित हो रहे थे। लेकिन अब नए हैप्पी कार्ड बनने लगे हैं, साथ ही इनका वितरण कार्य भी तेज गति से कर दिया है। रोडवेज विभाग द्वारा प्रदेश के सभी डिपो व उप डिपो पर हैप्पी कार्ड वितरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां आवेदकों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें हैप्पी कार्ड सौंपे जा रहे हैं। बता दें कि साल 2024 में जिन लाभार्थियों ने हैप्पी कार्ड योजना के तहत पंजीकरण करवाया था, उनके कार्ड अपने संबंधित डिपो के पास पहुंच चुके हैं। हैप्पी कार्ड प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने मोबाइल नंबर पर आए गए OTP और आवेदन नंबर की जानकारी देनी होगी, जिसके बाद उन्हें कार्ड सक्रिय कर उन्हें सौंप दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी बस स्टैंड पर जारी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आया है तो वह अपनी आवेदन प्रति लेकर बस स्टैंड पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। हैप्पी कार्ड योजना के तहत पात्र परिवारों के हर एक व्यक्ति को 1 साल में हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंगलवार को भिवानी में स्थित हरियाणा शिक्षा बोर्ड में संस्कार युक्त शिक्षा और प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश भर के शिक्षकों को प्राकृतिक खेती व संस्कारों का पाठ पढ़ाया। हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू करने के साथ संस्कार युक्त शिक्षा और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, जो कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि DAP और रसायन युक्त खेती से खान पान जहरीला हो गया है, जिससे इंसान जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती
खेती को अपनाकर ही हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आचार्य देवव्रत ने कहा कि संस्कारों और शिक्षा स्तर के मामले में भारत देश एक जमाने में विश्व गुरु था, लेकिन समय के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप बदलता गया और शिक्षा संस्कार विहीन होती चली गई। उन्होंने कहा कि करीब 30 से 40 साल पहले कैंसर, हृदयघात, किडनी, लीवर या डायबिटीज से संबंधित बीमारी सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज अस्पतालों में इन बीमारियों के मरीजों की भरमार है और इन बीमारियों का कोई ठोस उपचार भी नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे कैंसर की चपेट में आ रहे हैं, यहाँ तक कि पशुओं को भी कैंसर हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती का बहुत तेज गति से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए हमने सबसे पहले धरती को जहरीली होने से बचाना होगा। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं, वही खाएं जो हमारा भोजन है और वही पिएं जो प्रकृति ने पीने के लिए दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षक का जीवन आदर्श होना चाहिए। एक छोटा बच्चा या विद्यार्थी अपने गुरुजन और माता पिता को देखकर ही सीखता है। शिक्षक का आचरण ही आने वाली पीढ़ियों को बदलेगा। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आचार्य देवव्रत के संदेश से यह प्रण लेना चाहिए कि हम कम से कम अपने घर में प्रयोग के लिए प्राकृतिक खेती जरूर करें। जींद जिले की नई अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों द्वारा 13 दिनों से चल रहे धरने को किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत की अपील पर समाप्त कर दिया गया। चौधरी राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से धरना खत्म कर चंडीगढ़ की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा का किसान एक बार जो ठान लेता है फिर बाद में वो पीछे नहीं हटता। बड़ी मुश्किल से किसानों को समझाया है कि अब काम का समय है, धरना खत्म करें और चंडीगढ़ की तैयारी करो। धरना समाप्त होने के बाद राकेश टिकैत ने किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में जल्द ही किसानों की महापंचायत बुलाने का आह्वान किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के समय अगर दुष्यंत पद का त्याग करके किसानों के साथ आ जाते तो किसान उन्हें तभी मुख्यमंत्री बना देते। टिकैत ने कहा उनसे भी उस समय गलती हुई, वो पद छोड़कर नहीं आए। आज एक दरोगा उन्हें आग दिखा गया। टिकैत ने आगे कहा, दुष्यंत चौटाला को पहले अपने परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो समय बताएगा कि किसान दुष्यंत चौटाला का साथ देंगे या फिर नहीं। पहले उनका परिवार इकट्ठा हो जाए फिर किसानों के बीच आए। यह धरना मुख्य रूप से मंडी संबंधी नियमों, फसल खरीद व्यवस्था और किसानों आढ़तियों की मांगों को लेकर चल रहा था। राकेश टिकैत की अपील के बाद किसान धरना समाप्त कर चंडीगढ़ महापंचायत की तैयारी में जुट गए हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया 8,200 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को वसूलने के लिए निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 लाख रुपए से अधिक के बकायेदारों पर भूमि वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति नीलाम की जाए। जिन उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपए से अधिक का बिल बकाया है उनकी अचल संपत्ति को जब्त कर नीलाम करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थायी रूप से काटे जा चुके हैं उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर अंतिम नोटिस जारी किए जाएंगे। बिजली निगम यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी पूरे प्रदेश में वसूली के लिए एक आक्रामक विशेष अभियान चलाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि वसूली की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा वसूली प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। सरकारी राजस्व को दबाकर बैठने वालों के खिलाफ अब कानून अपना काम करेगा। सरकार अब इस राशि को वसूल कर बिजली व्यवस्था को और दुरुस्त करने की योजना बना रही है। जिला रोजगार जींद अधिकारी डॉक्टर अंजू नरवाल ने जानकारी दी है कि जिला रोजगार कार्यालय परिसर में 22 अप्रैल यानी आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। 22 अप्रैल को प्रातः 10 बजे रोजगार मेला एवं जागरूकता कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया करवाने व उन्हें विभिन्न कंपनियों से सीधे तौर पर जोड़ना है। इस रोजगार मेले में पुखराज हेल्थ केयर लिमिटेड, श्री श्याम बायो फर्टिलाइजर्स तथा SIS सिक्योरिटीज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर नरवाल ने बताया कि पुखराज हेल्थ केयर लिमिटेड की तरफ से कार्यालय के कार्य के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक तय की गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष तय की गई है। इसी तरह श्याम बायो फर्टिलाइजर्स द्वारा फील्ड वर्क कार्य के लिए अभ्यर्थियों को चुना जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तथा आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 10,000 रुपए वेतनमान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त SIS सिक्योरिटीज की तरफ से पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती सुपरवाइजर एवं सुरक्षा गार्ड के पदों पर होगी। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 12वीं पास रहेगी। इन पदों के लिए आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तय की गई है तथा वेतनमान 18,000 रुपए मिलेगा।
रेवाड़ी और धारूहेड़ा में पहले दिन किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा में नगर पालिका के 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही एसपी ने सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार थानों में जमा करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने सोमवार को ही रेवाड़ी में निहारिका चौधरी और धारूहेड़ा में कुमारी राज को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहीं भाजपा मंगलवार को भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, जिससे लोगों में भाजपा उम्मीदवारों को लेकर उत्सुकता बनी रही। चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन के साथ 32 पार्षद भी चुने जाएंगे। चेयरमैन के नामांकन जिला सचिवालय के कमरा नंबर 202 में जमा करवाए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए मैराथन बैठकों का दौर जारी है। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी कैडर का पेंच फंसा हुआ है। भाजपा जल्द ही अपने दोनों चेयरमैन और रेवाड़ी वार्ड पार्षदों के नामों का ऐलान कर सकती है। सोनीपत के डीसी नेहा सिंह ने गोहाना की अनाज मंडी में लिफ्टिंग कार्य की धीमी रफ्तार पर सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर निरीक्षण किया। संबंधित एजेंसियों व ठेकेदारों को फटकार लगाई गई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समय पर उठान नहीं हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस, जुर्माना और यहां तक कि ब्लैक लिस्टिंग जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंडी में अव्यवस्थाएं सामने आई, जिसके बाद डीसी ने तुरंत सुधार के निर्देश जारी किए और अधिकारियों को मौके पर बुलाकर स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए। डीसी नेहा सिंह ने बताया कि गोहाना अनाज मंडी में लिफ्टिंग का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक केवल 11 से 12% ही उठान हो पाया है, जो चिंता का विषय है। मंडी में पर्याप्त गाड़ियां उपलब्ध न हो पाने के कारण डीसी ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि मंडी से लिफ्टिंग के लिए करीब 80 गाड़ियों का प्रावधान किया गया है, लेकिन मौके पर अपेक्षाकृत कम गाड़ियां मिली। डीसी ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने एजेंसियों को निर्देश जारी किए कि मंडी में पहुंचकर अनाज की तुरंत खरीद और उठान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डीसी ने दोहराया कि यदि किसी भी मंडी में ठेकेदार समय पर लिफ्टिंग नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अंबाला सिटी नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सभी 20 वार्डों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी पहले मेयर पद के लिए उम्मीदवार उतार चुकी है। अब वार्ड स्तर पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। यह नगर निगम का तीसरा चुनाव है और अब तक कांग्रेस मेयर पद नहीं जीत पाई है। कांग्रेस ने मेयर पद के लिए पहले ही कुलविंदर कौर को प्रत्याशी घोषित किया था। इस बार अंबाला सिटी में कांग्रेस के विधायक निर्मल सिंह हैं, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी संगठन और नेतृत्व दोनों के दम पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। अब तक भाजपा ने मेयर या फिर पार्षद पद के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। ऐसे में अंतिम मुकाबला दोनों दलों के उम्मीदवार सामने आने के बाद ही साफ होगा। इंद्री की अनाज मंडी में गेहूं के उठान की धीमी गति अब किसानों और आढ़तियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। मंडी में उठान की रफ्तार सुस्त होने से जहां मजदूर खाली बैठे हैं तो वहीं किसानों के भुगतान में भी देरी हो रही है। इस स्थिति को लेकर आढ़तियों में लगातार रोष बढ़ रहा है। उठान में देरी के कारण किसानों को समय पर भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें नाराजगी है। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के वाइस प्रधान जयप्रकाश बंसल ने बताया कि मंडी में जाम की स्थिति पहले से कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन जिन आढ़तियों का गेहूं अभी तक नहीं उठा है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गाड़ियां उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। इस संबंध में आढ़तियों ने मार्केट कमेटी सचिव से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की मांग रखी। मार्केट कमेटी के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि मंडी में गेहूं का उठान का कार्य लगातार जारी है और सभी आढ़तियों को रूटीन के अनुसार गाड़ियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मंडी में रोजाना 40 से 45 गाड़ियां गेहूं उठान के लिए लगाई जा रही हैं। हरियाणा में प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि प्रदेश के सभी निजी स्टेट कैरेज संचालकों को हरियाणा रोडवेज बसों की तरह ही सभी श्रेणियों के फ्री और कंसेशनल पास धारकों को मुफ्त सफर का लाभ देना होगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई प्राइवेट बस संचालक पास होने के बावजूद सवारी को बस में चढ़ने से रोकता है तो इसकी शिकायत संबंधित आरटीए दफ्तर या परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं। अब प्राइवेट बसों को स्टूडेंट्स, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य रियायती पास धारकों को
ठीक उसी तरह मुफ्त यात्रा का लाभ देना होगा जैसे रोडवेज बसों में मिलता है। प्राइवेट बस संचालकों द्वारा छात्रों और बुजुर्गों को पास होने के बावजूद बस में नहीं बैठाने या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने जनहित में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उधर स्टेट गैरेज ट्रांसपोर्ट सोसाइटी एंड प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि रोडवेज स्वयं पास जारी कर यात्रियों से या फिर संबंधित विभागों से पैसा वसूलता है। ऐसे में निजी ऑपरेटर मुफ्त यात्रा कराकर आर्थिक नुकसान क्यों झेलें? रोडवेज के पास उनकी बसों में मान्य नहीं होंगे। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने लेखा सहायक, कार्यालय सहायक और कई अन्य अहम पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई है। किसी भी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। बता दें कि किन किन वैकेंसीज पर यह भर्ती होने जा रही है। तो क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, मेडिकल ऑडिट एग्जीक्यूटिव, मैनेजर आईईसी, डाटा एनालिस्ट, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, अकाउंटेंट, आईटी एग्जीक्यूटिव, एंटी फ्रॉड एग्जीक्यूटिव, अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अब तक अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। वेंस को मंगलवार सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, जहां बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू होने वाली थी। हालांकि यह यात्रा रद्द नहीं की गई है, बल्कि फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। दोनों देशों के बीच चल रहा सीज फायर भी बुधवार को खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। तेहरान टाइम्स से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अभी इस्लामाबाद जाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इसके पीछे अमेरिका के विरोधाभासी रवैये को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान में सत्ता बदल दी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द एक बड़ी डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि वह सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अब आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे विदेशी ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट कभी भी रोक सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमेटिक पेमेंट के नियम बदल दिए हैं। अब अगर आप अपने कार्ड या फिर यूपीआई से किसी विदेशी सर्विस के लिए ई मैंडेट यानी हर महीने पैसे कटने वाला सिस्टम यानी ई मैंडेट सेट करते हैं, तो आपको पेमेंट से 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए बैंकों को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी AFA यानी OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मकसद यूजर को डिजिटल फ्रॉड से बचाना और उन्हें अब ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कंट्रोल देना है। ग्राहक अब यह तय कर सकेंगे कि हर बार एक निश्चित राशि कटे या फिर एक मैक्सिमम लिमिट तय कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग लिमिट चुनते हैं तो बैंक को यूजर से मैक्सिमम वैल्यू पूछनी होगी। इसके अलावा ई मैंडेट में किसी भी तरह के बदलाव या फिर उसे वापस लेने के लिए बैंक को यूजर से दोबारा से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए ई मैंडेट सुविधा देने पर ग्राहकों से कोई भी शुल्क अतिरिक्त नहीं वसूल पाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 753 अंक की तेजी के साथ 79,273 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 212 अंकों की तेजी रही और ये 24,577 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि फार्मा में सबसे अधिक बिकवाली देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों में शुरुआती कारोबार में अच्छी खरीदारी देखी गई, जिससे इंडेक्स ऊपर चढ़ा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,155 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 612 रुपए गिरकर 2,50,063 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,374 रुपए, 18 कैरेट सोने का दाम 1,14,116 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। अब तक सोना साल 2026 में 19,000 रुपए और चांदी तकरीबन 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।